हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आप सभी की डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें आपने बताया था कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम भी रिजेक्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम भी रिजेक्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि आप सही जगह अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, मतलब सही तरीके से अप्लाई ही नहीं कर रहे हो। जैसे एक टाइप से मैं एग्जांपल दूं तो आपने बीटेक करने के बाद आप किसी कंपाउंडर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इस टाइप से आप करते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक टेक कंपनी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक कंपनी काफ़ी टाइप की होती है। एक एमएनसी लेवल होती है, मतलब बिग टेक कंपनी होती है। एक स्मॉल कंपनी होती है, एक मीडियम स्टार्टअप्स होते हैं। ओके, तो सबके अप्लाई के प्रोसेस अलग होते हैं, उनके रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस अलग होते हैं, हर चीज़ अलग होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्यों एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम या नॉर्मल रिज्यूम रिजेक्ट हो जाते हैं, किन कंपनियों के लिए एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम यूज करनी चाहिए, किन कंपनियों के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ जो कॉमन मिस्टेक जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम या कोई भी रिज्यूम यूज कर रहे हो उसके साथ क्या कॉमन मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि मार्केट चेंज हो चुका है, एआई की वजह से मार्केट चेंज हो चुका है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई है रिज्यूम में। तो हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, इस वीडियो देखने के बाद आपके रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के चांस जो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कब कौन सा रिज्यूम यूज करना है। ठीक है ना, सब जगह एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है। यदि आप गलत जगह एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम यूज करोगे तो शॉर्ट लिस्ट होने के चांस हो गए ही नहीं। ओके, तो हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेस्ट रिज्यूम टिप्स भी मैं दूंगा और साथ में ही आपको रिज्यूम टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी। ओके, इस वीडियो का मेरा टॉपिक रहने वाला है कि एटीएस रिज्यूम रिजेक्शन का रीज़न, मेन रीज़न क्या है। ओके, एंड एटीएस होता क्या है। मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एटीएस उनको पता ही नहीं है, तो वो इसका रीज़न ही नहीं जान पाए क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। एटीएस शॉर्ट लिस्टिंग मतलब कैसे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग चांस बढ़ेंगे, कॉमन रिज्यूम मिस्टेक, जो कॉमन रिज्यूम मिस्टेक कर रहे हो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ में ही किस टाइप से एचआर रिज्यूम को सिलेक्ट करती है वो भी सब कुछ। एटीएस रिज्यूम फॉर्मेटिंग, मतलब क्या फॉर्मेटिंग में मिस्टेक है, हर चीज़ मैं इसमें डिटेल में कवर करने वाला हूँ। आपको मिस एक वीडियो देखने के बाद आपके एटीएस के रिगार्डिंग एंड शॉर्ट लिस्ट के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। बेस्ट एटीएस रिज्यूम टेम्पलेट्स, टिप्स टू गेट मोर इंटरव्यू कॉल, फ्री एटीएस चेकर टूल्स, मतलब मैं एटीएस को किस टाइप से चेक करना है वो भी बताने वाला हूँ सब कुछ। और कब करना है कब नहीं, किस टाइप से एटीएस के अकॉर्डिंग रिज्यूम अपडेट करना है, एटीएस रिज्यूम किन कंपनियों के लिए हमें यूज करना है, किन कंपनियों के लिए यूज नहीं करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे सब कुछ। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मे बी ये टेम्पलेट विजिबल होगी आपको। ओके, एक बार इसको देखिए, आई थिंक आपने देख लिया होगा। नाउ इसको देखिए, बस अभी देखिए, टेंशन नहीं लीजिए। सारी टेम्पलेट मैं क्या कहते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। एक जे वाले देखिए, देख लिया। नाउ इसको देखिए। ओके, नाउ इसको। अब मैंने इतनी सारी टेम्पलेट आपको क्यों दिखाई, उसका रीज़न, बहुत सारे लोग बोल रहे हो क्या, जैसे इसका एटीएस इसको बहुत ज़्यादा है। अब एटीएस स्कोर तो ज़्यादा है, लेकिन ये वाली टेम्पलेट आपको हर जगह शॉर्ट लिस्टिंग नहीं दिलाने वाली है। आप सोचो कि इस टेम्पलेट मेरा बहुत ज़्यादा एटीएस स्कोर है, 85+ एटीएस स्कोर है, और मेरा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, कंपनी की तरफ से मुझे कॉल नहीं आया। गाइस, एटीएस स्कोर कब यूजफुल है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस रिज्यूम टेम्पलेट का जो एटीएस स्कोर हाई है, लेकिन ये बहुत सारी जगह रिजेक्ट हो जाने वाली है कॉमन मिस्टेक की वजह से। इस टाइप के रिज्यूम कब यूज करने हैं, ठीक है ना जी, मैं हर चीज़ बताऊंगा, नॉन टैग वालों के लिए बताऊंगा इस टाइप के कब करना है, और हर चीज़ इस टाइप के, मतलब थोड़े गुड लुकिंग टाइप के कब यूज करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ओके, मे बी ये डायग्राम विजिबल होगा आपको। ओके, तो इसमें हम रिज्यूम की हर चीज़ देखने वाले हैं कि रिज्यूम क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर दो टाइप की कंपनी होती है, आईटी और नॉन आईटी। ओके,
एक आईटी होती है, एक नॉन आईटी होती है। नॉन आईटी के लिए सबसे पहले नॉन आईटी को कवर कर देते, फिर आईटी पे जाएंगे। नॉन आईटी के लिए आई कैचिंग रिज्यूम चाहिए, हमें एटीएस रिज्यूम चाहिए ही नहीं है। यदि आप नॉन आईटी के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आपको कौन से चाहिए? आई कैचिंग, जितना हो सके आई कैचिंग। एटीएस फ्रेंडली से कुछ मतलब नहीं होता है नॉन आईटी में, ओके। नॉन आईटी में एटीएस से कुछ मतलब नहीं होता है। अब कंडीशन बनती है कि बिग एमएनसीज, यदि आप बिग एमएनसीज के लिए नॉन आईटी के लिए अप्लाई करते हो तो बात अलग है, तो आपको थोड़ा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम चाहिए होगा, जिस टाइप की मैं टेम्पलेट दिखाया हूँ। अदरवाइज यदि आप वैसा नहीं कर रहे तो मैक्सिमम नॉन आईटी के लिए विदाउट एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम चल जाते हैं, ओनली आई कैचिंग होनी चाहिए। जस्ट लाइक ये एक डेमो है, ओके। इससे भी अच्छे रिज्यूम चल जाते, जितना हो सके आई कैचिंग बनाओ यदि आप नॉन आईटी के लिए अप्लाई करते हो। नॉन आईटी वाला हटाओ, अब आते हैं आईटी वाले पे। आईटी वाले में दो टाइप की रिज्यूम की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। एक हाई एटीएस, जो कि मैंने आपको दिखाया था, दिस वन, ओके। हाई एटीएस, इस टाइप के रिज्यूम बहुत ज़्यादा हाई एटीएस फ्रेंडली होते हैं। और एक लो एटीएस प्लस आई कैचिंग। अब दो टाइप के रिज्यूम की हमारे पास कैटेगरी तो है, लेकिन उनको किस टाइप से यूज करना है, कब किसको यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आप हाई एटीएस रिज्यूम गलत जगह यूज करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांस ही नहीं रहेंगे। देखो, जो हाई एटीएस रिज्यूम है वो अप्लाई कहाँ करो? हाई एटीएस रिज्यूम गुड होता है जब कंपनी एटीएस सॉफ्टवेयर यूज करती हो। अब एटीएस सॉफ्टवेयर यूज करती हो तो आपके लिए हाई रेटिंग, मतलब हाई एटीएस रेटिंग वाला रिज्यूम अच्छा होता है। अब हमें कैसे पता चले कि भाई कंपनी एटीएस यूज करती है? हम पर्टिकुलर उसके इंटरनल मेंबर तो है नहीं है, तो इसकी हमें नॉलेज कहाँ से लगे? तो इसकी नॉलेज हमें दो टाइप से होती है। एक बिग टेक कंपनी है, क्या वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, जस्ट लाइक बिग एमएनसी, ओके, उस टाइप की कंपनी है। और यदि आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है, आपने कंपनी का ज़्यादा नाम नहीं सुना है, तो देखो क्या उसमें जो अप्लाई होते हैं रिज्यूम, क्या वो 1000 प्लस हो जाएंगे? यदि 1000 प्लस है तो इसको मैनुअली चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो मैनुअली चेक करना पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम इस टाइप की कंपनी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि वो एटीएस सॉफ्टवेयर यूज करती है। तो एटीएस सॉफ्टवेयर जब भी यूज होता है तो आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट होगा। तो जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, टीसीएस, विप्रो, इस टाइप की एमएनसी है, ओके। तो ये लोग टीसीएस हुई, विप्रो हुई या असेंचर हुई, बिग एमएनसी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम यूज करेगी, क्योंकि इनका बल्क में आने वाले हैं हायरिंग के लिए। अब जहाँ बल्क में नहीं आती वहाँ भी आप एटीएस फ्रेंडली यूज कर दो तो गलत हो भाई, वहाँ मैनुअली चेक होता है और आप देख सकते होगे, ओके। एक चीज़ बहुत अच्छे से देख सकते होगे, एज ए ह्यूमन, अभी टेक्निकल फील्ड में मत जाओ, मतलब एटीएस फील्ड में मत जाओ, फील्ड को आप एचआर हो, मैनुअली चेक करते हो, आपका रिज्यूम आया, सच्ची बताओ आप कितनी इसमें से की स्किल नोट कर पाए? मैंने एक बार दिखाया, उसके बाद ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है कि बार बार इसको देखते रहे, उसने एक बार देखा, कितनी की स्किल आप इसमें से मतलब देख पाए, मतलब कितना आई कैचिंग है रिज्यूम? इतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं है। एक नॉर्मल सा इसको देख लो, ओके। चीज़ें वही है, चीज़ें फॉर्मेटिंग भी वही है, बस ओनली फॉन्ट थोड़ी बहुत हाईलाइटिंग चीज़ें बढ़ा दी है, जिसकी वजह से एक एचआर को दो देखने में 3 ईयर, ओके। उसकी आई कैचिंग, मतलब आई कैचिंग हो गया, वो इजीली इसको कैच कर पा रही है इन्फॉर्मेशन को, वही इंपॉर्टेंट है। उसने कैच किया, इसका 2 ईयर एक्सपीरियंस है, एस्टिमेट CSS भी आती, यही चाहिए था, क्योंकि उनको टेक फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है एचआर को। यदि वो मैनुअली चेक करिए, उसको टेक फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, उसको बस यही पता है कि हाँ एस्टिमेट CSS जावास्क्रिप्ट ने बोला है, ओके। यदि बैकएंड बोल दो तो उसको बस यही पता है नोड जेएस जावा जो भी होती है वो है, उसको यही नहीं पता इंटरनली अपाची यूज होता है, बुल MQ यूज होता है, रैबिट MQ, वो इतनी सारी चीज़ें मेंशन नहीं करेगी, ओके, क्योंकि वो टेक बंदे को पता होगा, तो वो आई कैचिंग चीज़ें देखते हैं, ओके। तो यदि 1000 प्लस है तो आप ATS यूज करो, अदरवाइज इसको यूज मत करो, ओके। जैसे मैंने बताया कि वो आई कैचिंग नहीं लगता है, HR देखते ही उसको पसंद नहीं आने वाला है, और HR जब HR को पसंद नहीं आएगा तो वो टेक्निकल बंदे के पास भेजते ही नहीं है। मैं बताऊंगा उसका प्रोसेस किस टाइप से होता है। देखो मैंने इतना बता दिया कि यदि 1000 से नीचे है, यदि 1000 प्लस है तो ATS यूज करना बेस्ट है।
अब उससे नीचे है, ओके, जहाँ एटीएस सॉफ्टवेयर यूज होने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी कंपनी है? स्मॉल स्टार्टअप, मीडियम स्टार्टअप आप देख सकते हो बहुत सारे, जिनकी वीडियो मैं डेली डालता रहता हूँ अपने ग्रुप पर, ओके, मतलब अपने चैनल पे आती, मेरे चैनल पे आती रहती है बहुत सारे स्टार्टअप्स की, एमएनसीज की, सब कुछ, तो वो एक्सप्लेन भी करता हूँ मैं। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो मीडियम लेवल के स्टार्टअप होते हैं और स्मॉल स्टार्टअप्स होते हैं, वो एटीएस से चेकर का यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसका कॉस्ट क्यों उठाए? उनका स्टार्टअप छोटा है तो उनके पास वैसे उनके पास कॉस्ट कम होता है, तो वो उनका यूज नहीं करते। वहाँ पर एचआर मैनुअली रिज्यूम चेक करती है। जब एचआर मैनुअली रिज्यूम यूज करती है और चेक करती है, तो वो उसके लिए आई कैचिंग रिज्यूम को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। ओके, उनकी पहचान कैसे करें? जैसे आप खुद देख सकते हो किसी भी कंपनी में कि हाँ 100+ ही रिज्यूम चाह रहे हैं समथिंग, तो उस टाइम आपको एक ऐसा रिज्यूम बनाना है जो आई कैचिंग ज़्यादा हो, जो उसकी एटीएस रैंक कम हो, एटीएस रेटिंग कम हो, लेकिन आई कैचिंग ज़्यादा हो। ओके, ऐसे में आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जितना ज़्यादा उसको पसंद आएगा उतना ज़्यादा वो आपके, दो एचआर क्या कहती है, जब मैनुअल भी होता है तो एचआर रिज्यूम देखती है, खुद सेलेक्ट करती है, उसके बाद वो रिज्यूम टेक्निकल जो होता है, जो टेक्निकल इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको भेजती है। यदि उसको पसंद आता है तो इंटरव्यू शेड्यूल होता है। ओके, और बड़ी एमएनसीज में ऐसा कुछ होता नहीं है, एटीएस लगा होता है। अब इसके बाद भी आपका एक डाउट आएगा, यदि मान लो हमने अपने रिज्यूम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, एक एटीएस, एक आई कैचिंग, और हमें दोनों के हिसाब से अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारे शॉर्ट लिस्टिंग के चांस 100% हो जाते हैं? इसका भी जवाब दे देता हूँ। अभी भी आपके चांस ओनली 70% है। अब 30% चांस क्यों चले गए? 30% जो चांस गए उसका भी रीजन सुनो। दोनों के मिला, मैं दोनों में बता रहा हूँ, दोनों में ही 70% है। एक बिग एमएनसीज में भी, और स्मॉल स्टार्टअप्स या मीडियम स्टार्टअप्स या मीडियम लेवल के, ओके, दोनों में ही 70% है। रीजन, अब अपन लोग रीजन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों। जब इतना सब कुछ हमने कर लिए, दो कैटेगरी के रिज्यूम बना लिए, और अब आई कैचिंग भी हमारे पास रिज्यूम है, हमें ये भी पता चल गया है कि हमें कब किस कंपनी के लिए हमें कौन से रिज्यूम को यूज करना है, तो कई सब डाउट आता है। अभी भी 70%, 30% कहाँ कमी रह गई है? 30% अभी भी कमी रह गई है। कैसे आपने देखा होगा बिग एमएनसीज में, टीसीएस में आपने अप्लाई किया, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हुआ। इन्फोसिस में अप्लाई किया, इन्फोसिस में शॉर्ट लिस्ट हुआ। अभी जो न्यू कंपनी आई है एसेंचर, उसमें भी अप्लाई करोगे, उसमें भी शॉर्ट लिस्ट होगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, लेकिन डेलोइट में बहुत सारे लोगों का शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। वो भी तो बिग एमएनसीज थी, वो भी तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम यूज करते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ पर आ जाती है कि चीज़, गाइस आपको एटीएस समझ में आना चाहिए, एटीएस होता क्या है। अब एटीएस क्या होता है, ओके, हम उसको समझते हैं। अब देखो, एटीएस कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर एक प्री डिफाइंड मैकेनिज्म पर वर्क करता है, ठीक है ना। जैसे आप एक कैलकुलेटर बनाते हो, उसमें 2+2 लिखते हो 4 हो जाता है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी एक उसमें मैकेनिज्म में डिफ़ाइन कर देते हैं, उस पर वर्क करता है। अब वो मैकेनिज्म अलग अलग कंपनी जिस हिसाब से एटीएस सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, उनकी अलग अलग होती है। इसलिए यदि आपके रिज्यूम में ऑल सेक्शन नहीं है, ठीक है ना, यदि आपके रिज्यूम में, ओके, रुको, यहाँ पर अपन लोग लिख देते हैं जिससे आप ऑल सेक्शन नहीं है, ओके, यदि ऑल सेक्शन कवर नहीं है, तो आपका रिज्यूम की 70% चांस है। जैसे डेलोइट में रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग ना होने के चांस काफ़ी थे। कुछ लोगों ने, मतलब जो समरी होती है वो मेंशन नहीं की, कुछ लोगों ने की स्किल वाली पॉइंट मेंशन नहीं किया। डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे गाइस इसमें आप देख रहे हो प्रोजेक्ट है, ओके, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। इसमें भी दो टेक्निकल स्किल है, समरी है, ऊपर एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, प्रोजेक्ट है, सर्टिफिकेशन है, ओके, आपकी अचीवमेंट हो सकती है। तो एटीएस का मतलब होता है आप मिस मल्टीपल सेक्शन कंप्लीट करो, और जो मल्टीपल सेक्शन होते हैं उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होने चाहिए।
जैसे आपकी समरी होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोजेक्ट होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो चीज़ें यदि इनमें से कोई चीज़ आप कवर नहीं कर पाते हो, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर ये भी एक इट इज़ फ्रेंडली रिज्यूम है। ओके, यहाँ पर आपके सर्टिफिकेशन का कोई सेक्शन नहीं है। ओके, आपके समरी का कोई सेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग इस टेम्पलेट को यूज करते होंगे। रिज्यूम एटीएस अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है एटीएस नहीं है अच्छा, लेकिन जिस उसमें क्या डेलोइट में रिजेक्ट हो जाएगी। रीजन इसमें समरी है ही नहीं है। और एटीएस जिस टाइप से प्री डिफाइंड मैकेनिज्म में वर्क करता है, तो उसमें डिफाइन रहता है कि यदि कोई सेक्शन मिस है तो कितने सेक्शन, जैसे मान लो हर एक सेक्शन के एक एक नंबर है, तो वो बता देते हैं यदि किसी में भी 10 सेक्शन है टोटल मिला के, लेकिन किसी में 6 सेक्शन नहीं है। ओके, 6 सेक्शन है, 4 सेक्शन नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दो। जिसमें 8 से कम हो उसको रिजेक्ट कर दो। इस टाइप से होता है। ओके जी, मैंने एक नॉर्मल सी ऊपर की बताई है। मैकेनिक्स कुछ अलग टाइप से लिखा होता है कि वो चेक करते हैं। मैंने आपको बस बता दिया किस टाइप से वो जजिंग करते हैं। ओके, तो जिसमें नहीं होगा तो वो उसको हटा देंगे। तो ये मेन चीज़ हो जाती है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रिज्यूम में ऑल सेक्शन हो सके कवर करो। उसका रिज्यूम एटीएस अच्छा रखो, ऑल सेक्शन कवर करो। अब इसके साथ ही अब ये तो हो गया एमएनसी लेवल का। अब आते हैं स्मॉल स्टार्टअप, जो सेकंड वाली कंपनी हमने कहा ना कि इसमें क्या दिक्कत हो जाए। इसमें तो एटीएस यूज ही नहीं करते, इसमें तो ऑल सेक्शन डिफाइन होना जरूरी हो गई नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, कैसे यहाँ चलते हैं रेफरल सिस्टम। अब रेफरल सिस्टम चलते हैं क्योंकि इनमें हायरिंग होती है कम, और जो बंदे वहाँ पर काम करते होते वो भी अपने बंदों को रेफरल करेंगे। रेफरल सिस्टम बिग एमएनसीज में भी चलते हैं, लेकिन वहाँ पर हायरिंग ज़्यादा होती है। ओके, यहाँ पर हायरिंग थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पर रेफरल सिस्टम भी होते हैं। तो रेफरल सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों का चला जाता है। तो अब इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा बोलता भी हूँ और अभी फिर से बोलूँगा भी। ओके, एक ही चीज़ बोलूँगा, जो कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ, कंपनी विजिट जरूर करें भाई। ओके, अब इससे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं। आप जब कंपनी विजिट करने जाते हो ना, तो मैक्सिमम यदि मान लो यदि कुछ नहीं हुआ, सिलेक्शन तो हुआ नहीं, यदि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो भी आपका एक टाइप से गया है बेकार। तो आप यदि कंपनी विजिट करने जाते हो तो उस टाइम यदि हायरिंग चल रही होती, मतलब जैसे आपको पता है कि हाँ एक सोलवाइट का कोई कंपनी उसमें हायरिंग चल रही है, चले गए हम वहाँ, हमने रिज्यूम दिया, एचआर ने रिज्यूम ले लिया। अब उसका जब रिज्यूम आता है तो अब उसने तुम्हारा रिज्यूम उससे नहीं देखा, क्या कहते हैं बहुत सारे रिज्यूम आए थे, अब तुम्हारा सेपरेट गया है स्पेशली। ओके, उसके पास तो वो एक नज़र देखती है, यदि उसको एक नज़र पसंद आ जाता है वो इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं। ओके, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हाँ आपकी इस बात से प्रॉफिट हुआ है, वो गए हैं विजिट करने, उनको प्रॉफिट हुआ है। ओके, उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। अब वो आपकी मर्जी, आप यदि यही सोचते होगे यार इंटरव्यू एकदम से हो जाए, शेड्यूल मैं दे नहीं पाऊँगा। गैस एक चीज़ बोलूँ, जिसका कुछ खोने के लिए नहीं होता है ना, उसी को सब कुछ मिल जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ। जिस दिन आप ये सोच के जाओगे अरे भाई दो घर पर बैठे रहूँगा तो होने वाला कुछ है नहीं है, तो भी जॉब जा ही रही है, मतलब जॉब मिल नहीं रही है, इससे से जाके देख लेता हूँ, रिजेक्ट हो जाऊँगा और क्या। और रिजेक्ट होने का गम तो नहीं रहेगा, है बिना तैयारी के गए थे जितनी भी थी एक्सपीरियंस लेने के लिए, और क्या पता उस एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में आपको मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे लोगों का होता है, जिनको टेंशन नहीं होती ना उनका हो जाता है ईजिली। मतलब इस टाइप की टेंशन की यार क्या क्या, क्योंकि टेंशन के चक्कर में जो आपके मतलब क्रिएटिव थॉट्स होते हैं ना, जो एचआर या टेक्निकल एचआर या टेक्निकल रिक्रूटर, ओके, जो टेक्निकल बंदे को चाहिए होते वो निकलते नहीं है टेंशन में। आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता। ओके, मतलब किसी का भी नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम से टेंशन लेने लगते हैं कि यार क्या पूछेगा क्या पूछेगा क्या पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं है, और जो उसको आता है वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके रिजेक्शन हो मीन्स वो रिजेक्शन फेस करता है। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि हाँ एक बार विजिट करो, जैसा रिजेक्शन ही मिलेगा और एक दुख भी नहीं रहेगा कि हाँ बिना प्रैक्टिस के गए थे। अब जो नहीं बना है चीज़ें वो प्रिपरेशन करेंगे, फिर से जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला था हर चीज़। और साथ में ही आप आपके आते हैं रिज्यूम टेम्पलेट्स, वो रिज्यूम टेम्पलेट मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा,
उसमें 10 से 12 रिज्यूम टेम्पलेट्स है। अब आपको पता है कि आपको कब कौन सी यूज करना है। अब इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमारा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। इसमें ही मैंने बता दिया कि यदि रेफरल सिस्टम भी चलते तो आप इस टाइप से, यदि कंपनी उस सिटी में बैठे हो जिस सिटी में कंपनी आ रही है, तो गाइस आप कर सकते हो ईजिली, आप जॉब गेट कर सकते हो। जी बेस्ट तरीका है कि आप कंपनी विजिट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ओके, लेकिन एक छोटा सा भी यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो करियर आपका बन सकता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। और इससे पहले आप जा रहे हो, उससे पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उनको ज्वाइन कर सकते हो और हमसे और मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बाय बाय एंड टेक केयर।